अभी हमने इसकी थ्योरी की है, और जिनको थ्योरी आती है वो डायरेक्ट जिनको थ्योरी आती है साइंस में, वो अपना टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट ये कर सकते हैं। तो मैं दोनों सीरीज़ अलग अलग अपलोड करूँगी कि जिनको थ्योरी आती है वो थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, और थ्योरी मैंने डिटेल में नहीं समझा रखा, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है और अभी कोई मतलब नहीं बनता है, कर भी नहीं पाएंगे आप इतने। तो भौतिक विज्ञान में क्या है, मात्रक और इकाई से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। बाइलिंगुअल है, ये थोड़ा सा छोटा आएगा क्योंकि मैं बाइलिंगुअल ही दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भौतिक इकाई, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है भौतिक इकाई, मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। क्या है, निम्नलिखित में से भौतिक इकाई क्या है। कोई 4 ऑप्शन दिया गया होगा, तो उसमें से भौतिक इकाई पूछा हुआ है, तो भौतिक इकाई क्या है। तो भौतिक इकाई जो मूल इकाई होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो मूल इकाई होता है वो टोटल 6 होता है, और हमने अभी पढ़ा था कौन कौन से होता है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी कौन कौन से होता है, मैं डायरेक्ट बताऊंगी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कौन सी है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वॉट। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, वॉट। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में। फिर उल्टा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्ट्ज में हम क्या मापते हैं, तो हर्ट्ज में हम क्या मापते हैं, आवृत्ति। क्या मापते हैं हर्ट्ज में हम, फ्रीक्वेंसी। ओम मीटर का मात्रक है, ओम मीटर का मात्रक है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है, ओम मीटर का मात्रक रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ओम मीटर का मात्रक रजिस्टिविटी। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, डिस्टेंस की, दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, डिस्टेंस की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या है, एक साल में तय की गई दूरी, किसकी, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, निर्वात के अंदर, निर्वात के अंदर। मिलीलीटर में पूछा हुआ है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन किसकी, एक एंगस्ट्रॉन जो होता है, एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉन को, एंगस्ट्रॉन की यूनिट क्या है, वेवलेंथ। क्या है एंगस्ट्रॉन की यूनिट, वेवलेंथ। और ये माइक्रोन बता दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पीको। पीको 12, पीको बस 12 नंबर याद रखना कि मैं आज तक नहीं भूल रही हूँ। पीको 12, पीको 12। तो पिकोग्राम में कितना आता है, 10⁻⁻12 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का पता होगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। पिकोग्राम क्या होता है, 10⁻⁻12। और दाब मतलब, दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर को किस में मापते हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। प्रेशर, दाब को मापते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। राशि, निम्नलिखित में से राशि मात्रक नहीं है। मतलब इसका जैसे विकृति, विकृति का मतलब कोई भी चीज़, विकृति समझ रहे हैं आप। विकृति की कोई भी क्या है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, कि कोई भी जैसे लव हो गया, लव का कोई मात्रक यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से विकृति है कि कोई सामान विकृत हो गई है, खराब हो गई, स्ट्रेन हो गई, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर में मापते हैं। किससे मापते हैं, विद्युत धारा को एमीटर में, विद्युत धारा एमीटर में मापते हैं। सही सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं वाला मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रही, बस आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हम ऑप्शन में से करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ये मैंने बताया है थ्योरी में आपको कि हाईग्रो और हाइड्रो में डिफरेंस याद रखना। हाईग्रो, ग्रो में क्या होगा, आर्द्रता, ठीक है। ग्रो में क्या होगा, आर्द्रता। जबकि हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या होता है पानी का, H2O, हाइड्रोजन आता है ना, तो हाइड्रोजन जो आएगा उसमें जल का घनत्व से रिलेटेड, जल का घनत्व से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या है, जी आएगा, जी याद रखना। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में गलत कर देते हैं। एंसफेलोग्राम, एंसफेलोग्राम, एंसफेलोग्राम मस्तिष्क के लिए होता है, और कार्डियो दिल के लिए होता है, कार्डियो अरेस्ट ये सबको पता होता है। एंसफेलोग्राम मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है, ब्रेन के लिए होता है। एंसफेलोग्राम हमारा ब्रेन के लिए होता है। और जिप्टो, जिप्टो 21, जैप्टो 21, जैप्टो से 21 रुपये का सामान लिया, जैप्टो 21, जैप्टो 21। तो जैप्टो किसके इक्वल होता है, 10⁻, CDPO में आया हुआ है 2022 में एग्जाम। जैप्टोमीटर 10⁻21 मीटर के इक्वल होता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए जो चुंबक होता है उसकी बात हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबक, उसको हिंदी में दंड बार बोला हुआ है। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक रखा हुआ है उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में स्थित है, और उसके चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होती है, 2। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यही तो होते हैं, उसमें 2 पोल होते हैं। तो ये तो फिलहाल एक यूनिट खत्म हो गया, मात्रक, ठीक है। मात्रक हमारा खत्म हो गया। एक बार हम ऊपर ऊपर से रिवाइज करके मैं फटाफट पढ़ देती हूँ कि क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट उन 7 यूनिट में से है जो कि फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा, ठीक है, मूल भौतिक राशि होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है वॉट किसकी इकाई है, वॉट
पावर की इकाई है, वॉट शक्ति की इकाई है। हर्ट्ज को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है, हर्ट्ज को आवृत्ति में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। रजिस्टिविटी जो होती है वो, रजिस्टिविटी होती क्या है कि रजिस्टिविटी का मतलब ओम मीटर होता है, और ओम मीटर की मात्रा क्या है? रजिस्टिविटी, ठीक है। प्रतिरोधकता, ओम मीटर, ओम मीटर करते ही बाहर प्रतिरोधकता है। हिंदी में, इंग्लिश में आप याद कर सकते हो, या हिंदी में भी कि ओम मीटर, ओम ऐसे बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम सुबह सुबह हम वो करते हैं, तो मतलब कोई हमें डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। रजिस्टिविटी हमने सबको रजिस्टर कर दिया कि अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, तो ऐसे अगर आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? डिस्टेंस। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल के अंदर प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस, उसको प्रकाश वर्ष कहता है। लेकिन किसके अंदर? निर्वात के अंदर, ठीक है, वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन क्या होता है? एंगस्ट्रॉन के मतलब होता है वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉन जो होता है वो किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की यूनिट है। और ये भी यहाँ पे क्वेश्चन एंगस्ट्रॉन का आया हुआ नहीं है। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। और माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब 6 होता है, 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है माइक्रोन? 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है इसलिए 3 जो है 6 के ऊपर 10 के ऊपर 6 है, यहाँ पे 3 जीरो कम हो गए हैं, यहाँ पे मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। पीको 12, पीको 12, ऐसे मैंने कहा था कि पीको 12, पीको 12 ऐसे याद कर लेना, पीको 12। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। दाब, दाब जो होता है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है? प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर वर्ग मीटर। प्रेशर दाब की यूनिट है, प्रेशर और दाब की यूनिट है न्यूटन पर वर्ग मीटर। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, विकृति है, लव है, हेट है, इन सब की कोई यूनिट नहीं होती है। विकृति, लव, हेट, तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, किसमें से किसकी यूनिट नहीं होती? तो विकृति की नहीं होती। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापा जाता है? एमीटर, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर में मापा जाता है, एमीटर। और याद कर सकते हो इजीली कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा मीटर लगा होता है। कौन सा मीटर? ए मीटर, ए मीटर, 1 मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ऐसे कंफ्यूज होते हो कभी तो, भूल जाते हो तो। और ये नहीं वाला मैंने कहा था कि ये इसमें 4 ऑप्शन होंगे, वो एलिमिनेट करके ईजी होता है निकालना, तो नहीं वाला नहीं करेंगे। आर्द्रता किस में मापा जाता है? और इसको ग्रो, ग्रो जरूर याद रखेंगे आप। ग्रो से गीला, गीला भी होता है ना, आर्द्रता का मतलब गीला गीला सा होता है ना, बारिश का मौसम, उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो ग्रो, आर्द्रता में ग्रो होता है, क्योंकि एक आएगा हाइड्रोमीटर, वो जल के घनत्व से रिलेटेड होता है, ड्रो आता है, डी आता है उसमें, ठीक है। तो हाई ग्रो, जी आएगा, तो इसमें ह्यूमिडिटी की, आज बारिश है या नहीं है, बारिश के मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और कपड़े नहीं सूखते, तो उसका रीज़न ह्यूमिडिटी होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। एन्सेफेलोग्राम, एन्सेफेलोग्राम हिंदी इंग्लिश एक ही है। एन्सेफेलोग्राम का मतलब क्या होता है? एन्सेफेलोग्राम ब्रेन से रिलेटेड है, एन्सेफेलोग्राम ब्रेन से रिलेटेड है। जेप्टो पे तुमने सामान खरीदा 21 रुपये का, 21 रुपये का, 10 की पावर 21, 10 की पावर -21। CDPO में आया हुआ है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई चुंबक लटका देते हैं तो वो सिर्फ 2 पोल को दर्शाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी 2 पोल में तो कितने पोल है यहाँ पे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये हमारा खत्म होता है। अब हमारा है मैकेनिक्स, ठीक है, यांत्रिकी। यांत्रिकी टॉपिक का नाम है। इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए बहुत है। तो इसमें पूछा हुआ है, ये आपका पूछा हुआ है कि विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से सदिश की डायरेक्शन किसकी होती है? इसमें से सदिश, दिशा के साथ, है ना, दिशा के साथ, कि इसमें से कौन है जो कि दिशा के साथ ही मेजर की जाएगी? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से क्या है? तो किसी भी चीज़ में आयतन क्या होता है? किसी भी चीज़ में कितना सामान आ रहा है वो आयतन है। तो हम वॉल्यूम को जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बाकी विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने अभी उसमें थ्योरी में समझा चुकी, यहाँ नहीं समझाऊंगी, टाइम लगेगा, कि ए से हमने स्टार्ट किया और बी पे हमने एंड किया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल और इनिशियल। और जबकि डिस्टेंस क्या होता है कि हमने स्टार्ट करके पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और ये टोटल डिस्टेंस हम जो मेजर करेंगे वो डिस्टेंस है। जबकि फाइनल और इनिशियल, कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म किया, फाइनल और इनिशियल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यही है कि विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये डायरेक्शन मेजर करते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे खत्म किया। इन सब में डायरेक्शन मेजर किस में नहीं करते हम? फोर्स में भी, कि हम किस, ये बल मतलब फोर्स, हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसमें भी मेजर करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। जब डिस्प्लेसमेंट ही स्केलर जब डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो फिर वेग क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेग का फॉर्मूला में ही ये आता है।
तो ये सदिश और अदिश बार बार पूछा हुआ है। तो गति, वेग, त्वरण, विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो स्पीड, गति। अदिश राशि कौन सी है? बिना डायरेक्शन का, इसमें क्या है? प्रेशर। प्रेशर में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत होती कि किस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो। मोमेंटम क्या होता है? और इसको संवेग बोल रहे हैं हिंदी में। मोमेंटम या संवेग क्या होता है और किसका अनुपात होता है? मोमेंटम को संवेग या अनुपात बोल रहे हैं, तो मोमेंटम इसमें क्या है? एक्सीलरेशन को बोल रहे हैं मोमेंटम, नहीं, एक्सीलरेशन को त्वरण बोलते हैं हिंदी में। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी जैसा कुछ ऐसे टेढ़ा सा पी लिखते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। तो इसमें पूछा हुआ है कि मोमेंटम किस किस का मल्टीपल होता है? तो मास तो दिया हुआ है, इसमें मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, साथ में क्या नहीं दिया हुआ? सॉरी, इसमें क्वेश्चन में मतलब वेलोसिटी दे रखा है और तुमसे पूछ रहा है कि और किसका मल्टीप्लाई होता है? तो वेग, वेलोसिटी और किसका मल्टीप्लाई होता है? तो वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई होता है। मास देगा तो वेलोसिटी, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है वो किसका? मास इंटू में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या है? बल, मतलब फोर्स की बात कर रहा है। बल, फोर्स किसके इक्वल होता है? तो फोर्स किसके मल्टीप्लाई के इक्वल? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में, फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? किसका गुणनफल होता है? मास और एक्सीलरेशन। मास द्रव्यमान और एक्सीलरेशन त्वरण को बोलते हैं। त्वरण को बोलते हैं। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो, ग से गति, ग से गैलीलियो ने पता लगाया था। गति को सबसे पहले, गति मतलब स्पीड को सबसे पहले गैलीलियो ने पता लगाया था। कोरियालिस बल क्यों होता है? क्या कारण होता है? तो सिंपल सा कारण होता है कि अर्थ के रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण कोरियालिस बल होता है। वॉशिंग मशीन जो हमारा काम करता है वो किसके ऊपर काम करता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्र, केंद्र की तरफ काम करता है वो, अपकेंद्र। और केंद्र से जो दूर होता है उसको अभी मैं बाहर जाता हूँ, मतलब उससे दूर, अभी मैं जाता हूँ, अभी। ठीक है, तो हिंदी में तो ऐसे याद करना, अप मतलब केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है जो हमारा वॉशिंग मशीन काम करता है। और क्या, जो हम मक्खन निकालते रहते हैं घी से, वो भी हमारा इसी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्र की तरफ काम करता है। बॉल बेयरिंग स्थैतिज घर्षण को डैश में परिवर्तित करता है। तो रोलिंग में, ये साइकिल में कुछ भी जो गोल गोल सा बॉल बेयरिंग लगा हुआ होता है, तो वो किस लिए लगाते हैं? ताकि घर्षण कम हो सके। घर्षण की वो वैल्यू कम करने के लिए हम ये लगाते हैं। फुटबॉल में एक गोलकीपर है। फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। जैसे ही फुटबॉल जो है वो आती है उसके पास, तो वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तो ऐसा क्यों कर लेता है? ताकि उसकी संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, कि उसका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसको चोट कम लगेगी। इसके लिए वो ऐसा करता है, हाथ को पीछे कर लेता है। केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है, मतलब सेंट्री, उधर फ्यूगल कर रहे थे, इधर पिटल कर रहे हैं, पिटल, सेंट्रीपिटल। केंद्र भी आएगा, मैंने बताया ना कि दूर जा रहे हैं, केंद्र से दूर, उसके लिए है केंद्र से दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है? वस्तु को, ये किस में जिम्मेदार है, क्यों यूज होता है? वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान करने के लिए, जो वो मौत का कुआं होता है वो घूमते रहते हैं, तो उसके लिए क्या है? केंद्राभिमुखी, की वो लगातार गोल गोल सर्कल में घूमता ही रहता है उसकी गाड़ी, और क्योंकि वो हाथ वाथ भी छोड़ देता है। तो इसके लिए क्या? सेंट्रीपिटल, टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल की पीट के उसको गोल गोल घुमाता रहता है, पीट के उसको गोल गोल घुमाता रहता है। नेक्स्ट है ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, जो घर्षण होता है जो भी, तो उसको क्या करते हैं? जैसे साइकिल चलाते हैं तो घर्षण बल, साइकिल चलाते फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। साइकिल चलाते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, उस पर घर्षण लगता है। तो वो क्या करता है? साइकिल चला रहे तो गतिज ऊर्जा ही हो रहा है ना, तो घर्षण क्यों लगता है? क्योंकि घर्षण का मतलब ये, आप किसी भी चीज़ को रब करोगे, घर्षण करोगे, तो वो क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो घर्षण बल में क्या शामिल होता है? अगर किसी उस चीज़ की गति करते करते वो ऊष्मा में परिवर्तन होता है। ठीक है, और एक बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक मुड़ जाती है दाईं ओर, तो तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में हिलोगे। वो दाईं ओर मुड़ती है तो तुम किस डायरेक्शन में झुकोगे? बाईं ओर झुकोगे। अगर वो लेफ्ट मुड़ती है तो तुम उसका राइट झुक जाओगे। नेक्स्ट है, एक वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा। क्या स्थिर रहेगा? गतिज ऊर्जा। किसमें फर्क नहीं आएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है कि कोई चीज़ घूम रही है तो क्या, किस चेंज क्या आ रहा है उसमें? तो चेंज क्या आ रहा है? अगर हम सेम ही स्पीड के साथ चल रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, पर किलोमीटर 1 सेकेंड में पर 1 किलोमीटर चल रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है?
कांस्टेंट रहेगी, गतिज ऊर्जा उसकी कांस्टेंट है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो किए गए कार्य को प्रदर्शित करेंगे जूल में। सिंपल कार्य को प्रदर्शित करेंगे जूल में, जो हमारा काम होता है वो जूल में मेजर किया जाता है। एनर्जी जूल में होता है, काम एनर्जी ही होता है साइंस में। तो इसको आप याद रखेंगे कि कार्य को जूल में मेजर किया जाता है। यहाँ पे कुछ समझाने का इतना है नहीं कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद, एक लकड़ी का गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे। यदि एक रबड़ की गेंद है, लकड़ी है, कुछ भी है, एक समान ऊंचाई से, डिस्टेंस सेम है, लेकिन क्या है उसको निर्वात में गिर रहे हैं हम, वैक्यूम में गिर रहे हैं, वैक्यूम में मतलब वो सामान आ रहे हैं, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी बाहर से डिस्टर्बेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो ग्राउंड पर तीनों का तीनों एक समान उस पर पहुंचेंगे, क्योंकि उस पर जी ग्रेविटी नामक जो चीज़ होती है वो एक समान ही लगेगी, क्योंकि हम उसको उसमें फेंक रहे हैं। और यदि धरती पर घूर्णन बढ़ा दी जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो कई बार तुमने बच्चे को गोल गोल घुमाया है, बच्चे जैसे हम खड़े हैं और बच्चे को हाथ में लेके ऐसे हम खुद अपने अक्ष पे ऐसे घूम राउंड 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 बहुत तेज घूमने लगते हैं, तो उस बच्चे को क्या महसूस होता है? उस बच्चे को महसूस होता है कि मेरा तो वेट ही नहीं है ना, मेरा तो वेट ही नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाती है, बहुत स्पीड से अगर हम घूम रहे हैं, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या है? घट जाएगा, कम हो जाएगा। लोलक टाइम पीरियड है उसका कला अवधि पूछा हुआ है, किस पर निर्भर करता है? तो लेंथ पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंथ पे डिपेंड करता है वो। तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वर्षा की बूंद जो गोल होती है उसका रीजन क्या होता है? क्यों गोल होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। जो बारिश की बूंद होती है वो स्फेरिकल होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से होता है ऐसा। गोलाकार वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। सबसे ज्यादा गाढ़ापन, श्यानता होती है। इनमें से किस में सबसे ज्यादा गाढ़ापन होता है? श्यानता, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? विस्कोसिटी सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी होती है? तो जल, वायु, रक्त, शहद, ये दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन सा होता है इसमें? तो शहद ही होता है। किस ताप पर वायु का घनत्व अधिकतम होता है? ये फैक्ट है, याद रखना है आपको। 4 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। किस नियम के द्वारा जो समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वो एवोगैड्रो का नियम है। एवोगैड्रो का नियम आगे बताएगा कि एक एवोगैड्रो के नियम में मतलब कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो भी क्वेश्चन आगे हैं। क्या बोला हुआ है कि किस नियम के अनुसार जो समान ताप है और दाब है सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या से रिलेटेड है एवोगैड्रो नियम। अगर एग्जाम में लास्ट टाइम में करें तो इतना याद रख सकते हैं बस। और आगे क्वेश्चन है क्या कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में, कि बीकर में क्या है? पानी भरा हुआ है और हम क्या है? बर्फ का एक टुकड़ा ऐसे डाल देते हैं, तो उस पर अब बाद में बर्फ पिघल जाएगा, तो क्या पानी उससे बाहर निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, जल का स्तर उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि जब मान लिया कि ऊपर तक बर्फ भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तुमने जब वो बर्फ का टुकड़ा डाला ना, उसी टाइम अगर वो एक्स्ट्रा होगा तो कुछ पानी उसी टाइम बाहर निकल जाता है, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा वो निकले हुए पानी की जगह ही उसने अपनी वैल्यू बनाई है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जल स्तर में, ठीक है। आगे है वातानुकूल में ठंडक होती है, मतलब कूलिंग इन द एयर कंडीशनर जो बोल रहा है, एसी वगैरह जो भी है उसमें क्या कूलिंग होती है। तो कूलिंग क्यों होती है? गैस के दबाने एवं मुक्त करने से कूलिंग होती है। कंप्रेशन एंड रिलीज द गैस, इस वजह से उसमें कूलिंग होती है, कंप्रेशन एंड रिलीज द गैस। द सडन राइज इन बैरोमीटर इंडिकेट, कि अगर बैरोमीटर में एकदम से वृद्धि होती है तो इसका मतलब है क्या? कि इसका मतलब है मोस्ट ड्राई क्लाइमेट, इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम। जब सडन से बैरोमीटर में अचानक वृद्धि होती है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन संरक्षित करने में मदद करता है। ये विस्तार, इन वेरी कोल्ड वेदर डैश ऑफ वाटर हेल्प्स टू सिक्योर द एक्वेटिक लाइफ। तो इसका क्या है? एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आप मैं फिलहाल अभी नहीं कर रही, अभी इसके बाद मैं अपलोड करूंगी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो मुझे बताइए, फिर मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ।